चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी मिक्स नेचर के क्वेश्चंस आपके सामने, या ये कह दीजिए मिक्स नेचर की जर्नल एंट्री यहाँ पे आने वाली है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने जितना भी जर्नल चैप्टर के अंदर जितने भी छोटे छोटे हमने टॉपिक किए हैं, सबको कंक्लूड करके एक जगह लेके आया है। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिंह एंटरप्राइजेज दिल्ली। ये जो कोई सिंह एंटरप्राइजेज है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब आपको रेडी करनी है। और एज यूजुअल हमेशा देखिए, पहला ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। नकद में बिजनेस स्टार्ट किया है। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, आपने नकद में स्टार्ट किया है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अकाउंट। तो एक तो मुझे नकद का अकाउंट मिला, और मैंने कहा जब ये बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं तो जो हमारा प्रोप्राइटर पैसा लगाता है उसके लिए हमारे पास क्या शब्द है? वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो एक मुझे मेरा कैपिटल अकाउंट मिल गया, दूसरा मुझे मेरा नकद का अकाउंट मिल गया। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? कैपिटल अकाउंट जो है मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। मेरे क्वेश्चन में प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, तो जो प्रोप्राइटर है वो गिवर की पोजीशन में आ गया, मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन है लगभग हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं नकद की। नकद मेरे लिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट की क्या देखते हैं हम लोग? या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, यानी कि या तो कम्स इन वाली स्थिति बनती है या बिजनेस में गोज आउट वाली स्थिति बनती है। यहाँ कह रहे हैं कि भैया प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है, तो बिजनेस में जो है वो पैसा आया है, यानी कि इसे डेबिट करेंगे। हमेशा याद रखिए, जब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो गिवर और रिसीवर की पोजीशन उस पर्सन से करनी है, उस पर्सन से करनी है कि वो जो पर्सन है वो गिवर की पोजीशन में है या वो रिसीवर की पोजीशन में है। इस पर्सनल अकाउंट के अलावा जितने भी अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वो हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचा जाएगा। बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा गया, बिजनेस में एसेट्स आई, बिजनेस से एसेट्स गई, ठीक है। बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए इनकम है, सब कुछ बिजनेस के एंगल से सोचना है। परंतु एकमात्र अकाउंट कौन सा? पर्सनल अकाउंट है। वो हमेशा उस पर्सन के एंगल से आपको सोचना पड़ेगा कि वो गिवर की पोजीशन में है या वो रिसीवर की पोजीशन में है। वो बिजनेस के एंगल से नहीं सोचना है। एकमात्र अकाउंट का आपको ध्यान रखना है। एंट्री क्या मिली? एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, आप भी नोट कर लीजिए साथ साथ में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और देखिए ट्रांजैक्शन में अमाउंट है 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज आप डेबिट में लिख दीजिए और 50,000 ही आप लिख दीजिए क्रेडिट के अंदर। और ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 1 जून की डेट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये हमारा नरेशन हो गया। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, चलिए ये हमारा नरेशन हो गया। आप कीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं जरा क्या कहलाता है। आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। चलिए डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन द फर्म्स अकाउंट। चलिए भैया, जो प्रोप्राइटर है उसने खुद के सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के कहां जमा कराया है? कहां जमा कराया है? फर्म के करंट अकाउंट के अंदर। तो हमारा पहला काम क्या हुआ? हमारा पहला जो काम है वो है उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है।
यहां पे देखिए क्या हुआ, डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग। तो मैंने कहा भैया प्रोपराइटर किसी भी वे से बिजनेस में कंट्रीब्यूट अगर करेगा, चाहे वो नकद के फॉर्म में हो, चाहे वो खुद के बैंक अकाउंट से हो, चाहे वो किसी व्हीकल का किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी वे से अगर अपनी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लेके आता है तो वो जो कहलाता है ना, वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसकी सेविंग से जो पैसा आया है ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, और फर्म का जो अकाउंट है वो हो गया हमारे लिए बैंक अकाउंट। यानी कि मीनिंग ये हुआ, प्रोपराइटर ने जो पैसा लगाया है, प्रोपराइटर ने जो पैसा लगाया है अपने बैंक से निकाल के फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करवाया है। ठीक है भैया, तो हमें पहला कैपिटल अकाउंट बना, हमने कहा ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। क्योंकि प्रोपराइटर ने यहाँ पे पैसा लगाया है बिजनेस में अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर, मतलब ठीक वही स्थिति हो गई कि वो गिवर की पोजीशन में हो गया, और हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। हमारा जो बैंक अकाउंट है ये फिर से कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या तो रिसीवर की पोजीशन में होगा या गिवर की पोजीशन में होगा। और मेरे क्वेश्चन के अंदर जो प्रोपराइटर है उसने खुद के बैंक से पैसा निकाला, इसलिए वो गिवर की पोजीशन हुआ, और मेरे बैंक में पैसा जमा कराया, मतलब मेरे बिजनेस के बैंक में पैसा जमा कराया, तो यहाँ मैं रिसीवर की पोजीशन में हो गया। इसके लिए मुझे अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए मैं एंट्री नोट कर लेता हूं, आप भी साथ साथ नोट करते जाइए। मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो यहां पे है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज आपको डेबिट के कॉलम में लिखने हैं और 2 लाख ही आपको क्रेडिट के कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन की जो डेट है 2 जून की डेट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नरेशन यही हो जाएगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। अब चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है। 3 जून का ये ट्रांजैक्शन है। 3 जून का ट्रांजैक्शन आप रीड आउट कीजिए जल्दी से, मैं देख लेता हूं ये क्या है। रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। भैया राम नाम का एक आदमी है जिससे आपने लोन लिया है। ठीक है, तो रिसीव चेक फ्रॉम राम, तो राम का एक अकाउंट मिला और एक अकाउंट मिला चेक। चेक का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमें बैंक का अकाउंट मिला है, क्योंकि चेक आप डिपॉजिट कराओगे बैंक में। तो यहां मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये चेक इमीडिएटली डिपॉजिट करा दिया गया होगा, अदरवाइज नहीं क्या करता, मैं चेक इन हैंड करके एंट्री खड़ा करता और ये जब जमा कराता तब मैं उसको वापस क्रेडिट कर लेता। पर फिलहाल मैं ये एज्यूम करता हूं कि राम से जो चेक मिला वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा, इसके लिए मैंने बैंक अकाउंट को लिखा। सेकेंड अकाउंट जो है लोन फ्रॉम राम। अब बात ये देखिए, राम के नाम से मैं इसको अकाउंट में नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि सिंपल राम के नाम से लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कोई लोन है या बिजनेस का सामान्य डेटर या क्रेडिटर है। हमने कहा हमारे बिजनेस का ट्रेंड ये है, ट्रेडिशन ये है कि हम डेटर्स और क्रेडिटर को उसके नाम से लाते हैं, और डेटर्स और क्रेडिटर का मतलब वो लोग जिनसे हम हमारे मुख्य बिजनेस का जो आइटम है उसकी डील करते हैं, बाई और सेल की। तो राम चूंकि लोन के फॉर्म में आया है, तो अब मेरे पास जो अकाउंट होगा वो होगा लोन फ्रॉम राम। मैं डायरेक्ट नाम से नहीं लिखूंगा, लोन फ्रॉम राम, ये अकाउंट मुझे लेके आना है तो राम का ही अकाउंट, कोई दोहराई नहीं, पर सिर्फ राम जो शब्द था उसको नहीं लाऊंगा, उसकी जगह मैं वर्ड यूज करूंगा लोन फ्रॉम राम, जिससे कि इस अकाउंट को देखते ही मुझे पता चले कि ये जो राम है मेरा सामान्य डेटर्स और क्रेडिटर
नहीं है। चलिए, बैंक का जो अकाउंट है, मैंने कहा मेरे लिए पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट जो होता है या तो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। अब देखिए, जो राम है उससे लोन लिया है, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, इसका मतलब मेरा बैंक अकाउंट रिसीवर की पोजीशन में हो गया, तो फिलहाल मैं उसे करूंगा डेबिट। अब मैं बात करूंगा लोन फ्रॉम राम, ये भी मेरे लिए राम का जो अकाउंट है, ये मेरी बुक्स में पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है भैया, ये मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया। या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। अब देखिए, राम ने हमें पेमेंट दिया है, तो जरा भी कंफ्यूजन मत होइए, राम जो है वो गिवर की पोजीशन में आ रहा है। गिवर की पोजीशन में आ रहा है, इसके लिए मैं राम को क्रेडिट करने वाला हूं। तो मेरे यहां पे जो एंट्री हो गई वो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राम। चलिए, मैंने साथ साथ रीजन भी लिखाया कि मैं लोन शब्द का क्यों प्रयोग करूंगा, मैं सामान्य राम क्यों नहीं लिखता हूं। चलिए, मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राम। ये आपको क्रेडिट वाली लाइन पूरी एक में लिखनी है। अमाउंट जो इन्वॉल्व है 50,000 रुपये डेबिट, 50,000 रुपीज क्रेडिट। चलिए, डेबिट के कॉलम में भी हमें लिखना है और साथ ही साथ हमें क्रेडिट के कॉलम में भी लिखना है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 6 जून की है, वो भी आपको नोट करनी है। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम, राम से हमने लोन लिया है। ये नरेशन आप लिख लीजिए। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं जरा क्या कहता है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है भैया, तो आप जल्दी से ये बताइए इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। परचेज गुड्स जो शब्द आया है हमारे लिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश नकद के लिए। परचेज गुड्स के लिए हमने कहा हमारे पास जो शब्द आता है अकाउंट्स में जो हम लाते हैं वो लिखते हैं परचेज अकाउंट्स, क्योंकि ये परचेज गुड्स का है न कि एसेट्स का है। और गुड्स मतलब वो आइटम जिनको कि हम बिजनेस में सेल करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो अकाउंट है वो मेरे पास नकद का अकाउंट आ गया। अब बात करेंगे परचेज की, तो जो परचेज अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट है, वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, बिजनेस के सभी खर्चे एक्सपेंसेस, अगर लॉसेस की बात करेंगे या इनकम या रेवेन्यू की बात करेंगे, तो जब भी आप इनकम के बिजनेस के एक्सपेंसेस की बात करोगे उसे हमेशा करेंगे डेबिट। तो परचेज जो है वो बिजनेस के लिए हो गया खर्चा, तो मैं इसे डेबिट करने वाला हूं। इसी तरह से अब मैं बात करूंगा नकद का जो अकाउंट है, वो नकद का अकाउंट मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट आते ही रूल आना चाहिए कि भैया कम्स इन या गोज आउट। तो जो नकद का आपने भुगतान करके माल खरीदा है, तो अब क्या कंफ्यूजन है बताइए कि पैसा तो गया होगा, और अगर पैसा गया है यानी कि मुझे उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ट्रांजैक्शन का क्या मिला मुझे, देखिए नरेशन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या मिली, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए नोट कीजिए जल्दी से आप, मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और देखिए अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, 15,000 रुपीज मुझे डेबिट में लिखने हैं और 15,000 मुझे लिखने हैं क्रेडिट के अंदर। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन की जो डेट है 4 जून की डेट है, और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज। चलिए, बीइंग गुड्स
ये हो गया हमारा नरेशन। आप जल्दी से कीजिए नोट डाउन उसे। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं जरा क्या कहलाता है। चलिए, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली। हरी सेल्स दिल्ली जो है उनको माल बेचा है भैया। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है और पार्टी का नाम है। ट्रांजैक्शन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो नकद में हुआ है और साथ ही साथ पार्टी का भी नाम है, यानी कि मैं उसको उधार का ट्रांजैक्शन मानूंगा। तो हरी सेल्स दिल्ली ये एक फर्म हो गई जिसको कि मुझे मेरे बुक्स में लाना है। दूसरा जो अकाउंट आ गया, गुड्स सोल्ड किया है, मेरे बिजनेस का माल मैंने बेचा है, यानी कि यहाँ पे सेल्स का अकाउंट हो गया मेरा। चलिए, तो पहला जो अकाउंट मिला मुझे सेल्स का अकाउंट मिला और सेकंड जो मिला वो मिला मेसर्स हरी सेल्स। ये मुझे सेकंड अकाउंट मिल गया। चलिए, सेल्स का जो अकाउंट है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, नॉमिनल अकाउंट, आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए बस। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि खर्चों की बात करोगे, लॉसेस की बात करोगे तो डेबिट करोगे, और इनकम और रेवेन्यू की बात अगर होगी तो आपको उस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब अगर सेल्स की बात करते हैं तो बिजनेस के लिए तो सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स ही होता है। तो मुझे सेल्स के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जो ये हरी सेल्स है, मेसर्स हरी सेल्स है, ये मेसर्स हरी सेल्स जो है ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा ट्रांजैक्शन में, या ट्रांजैक्शन वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमने माल बेचा है हरी को, हमने हरी सेल्स को माल बेचा है, तो हरी सेल्स जो है वो रिसीवर की पोजीशन में है। तो रिसीवर की पोजीशन में अगर पर्सनल अकाउंट आता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। एंट्री क्या मिली, मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली भी साथ में लिख दीजिए, मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप। मेसर्स हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो 12,000 रुपीज़ है, तो आपको 12,000 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में लिखने, 12,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट के कॉलम में लिखने। ये भी आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 11 जून की है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। नाम ऑलरेडी फर्म का आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड, भैया माल आपने बेचा है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या बीइंग गुड्स सोल्ड तो भी काम चल जाएगा। बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है। 13 जून का ट्रांजैक्शन है। 13 जून का ट्रांजैक्शन कहता है पेड टू रामावतार बाय चेक। रामावतार कोई पर्सन है जिसको कि पेमेंट किया है बाय चेक फॉर मशीनरी। कोई मशीनरी परचेज करनी है, उसके लिए आपने रामावतार को पेमेंट किया है। तो सबसे पहला काम क्या है, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लाना है। ट्रांजैक्शन जब भी आपके साथ में सामने आएगा, पहला काम है अच्छे से ट्रांजैक्शन को पढ़िए, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको कि आपको आपकी बुक्स में लेके आना है। तो यहां पे देखिए मुझे जो अकाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है रामावतार। तो पर्सनल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाय चेक है और ये एडवांस पेमेंट किया हुआ है। तो मैं सिर्फ रामावतार शब्द अगर यूज करूंगा तो इस केस में क्या होगा, इसे ये सामान्य जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पता नहीं चलेगा कि ये रामावतार है वो सामान्य डेटर्स या क्रेडिटर्स है या किसी और पर्पस के लिए है।
यहाँ रामावतार के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मशीनरी के रिलेटेड है, यानी कि मेरी बिजनेस की नॉर्मल सेल और परचेज नहीं है और एडवांस पेमेंट किया है। तो मुझे पहला जो अकाउंट मिला वो मिला एडवांस टू रामावतार, है पर्सनल अकाउंट, उसमें कोई जरूरत नहीं है। एडवांस टू रामावतार मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। और सेकंड जो अकाउंट मिला वो मिला कौन सा, पेड किया, देखिए पेड हुआ है, पेड हुआ ना, पेड टू रामावतार बाय चेक, आपने पेमेंट चेक के द्वारा किया है, एडवांस किया है, ठीक है एडवांस किया है, परंतु आपने पेमेंट किया है फॉर मशीनरी, मशीनरी के लिए। तो मशीनरी क्या बुक्स में आ गई क्या, क्योंकि जब रियल अकाउंट होता है वो तभी बुक्स में आता है जब वो आएगा बिजनेस में। तो अभी तो हमने सिर्फ भुगतान किया है, तो इसको बुक्स में कब लाएंगे मशीनरी को, जब वो भुगतान होने के बाद में मशीनरी हमारे अकाउंट में आ जाएगी। फिलहाल हमने सिर्फ भुगतान किया है और ये भुगतान हमने पेड किया चेक के थ्रू, यानी कि जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। मशीनरी का अकाउंट अभी इफेक्ट नहीं हुआ है। एडवांस टू रामावतार फॉर मशीनरी लिख के आप अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मशीनरी अकाउंट यहाँ नहीं आएगा। मशीनरी तब आएगा जब वो मशीनरी फिजिकली आपके पास आ जाएगी, उस टाइम इस अकाउंट को हटा देंगे और मशीनरी के अकाउंट को लेके आ जाएंगे। हटाने का मतलब हो गया इसको रिवर्स कर देंगे और एडजस्ट कर लेंगे मशीनरी के अकाउंट के साथ में। फिलहाल बात करते हैं रामावतार का जो अकाउंट है, ये है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताया, ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या ये गिवर की पोजीशन में होगा, हमेशा हमेशा। यहाँ पे देखिए हमने भुगतान किया है बैंक से रामावतार को, तो रामावतार जो है वो रिसीवर की पोजीशन में है और रिसीवर की पोजीशन में हम हमेशा उस पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो रिसीवर की पोजीशन में होता है। बात करेंगे मेरा जो बैंक अकाउंट है, अब मैंने भुगतान किया है तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में फिर वही बात, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। मेरे बैंक से भुगतान हुआ है, यानी कि मेरे यहाँ से पैसा गया है, तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट है ये बैंक, ये गिवर की पोजीशन में हो गया, इसके लिए मुझे उससे क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या मिली, एडवांस टू रामावतार अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मुझे एंट्री मिल गई। तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं लिख लेता हूं उसे। चलिए, एडवांस टू रामावतार अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 रुपीज़ आपको डेबिट में लिखने हैं। देखिए ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है 40,000 रुपीज़ है, तो 40,000 रुपीज़ आप डेबिट में लिखिए, 40,000 ही आपको क्रेडिट में लिखना है। ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो 13/6 की है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड एडवांस, अमाउंट एडवांस पेड टू रामावतार फॉर मशीनरी, या आप लिख दीजिए बीइंग एडवांस अमाउंट पेड फॉर मशीनरी। रामावतार नाम ऑलरेडी आ चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नरेशन हो गया। अब मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहलाता है, जरा ये देखिए, रिसीव फ्रॉम हरी सेल्स। चलिए भैया, थोड़ी देर पहले आपने हरी सेल्स को माल बेचा था, अब हरी सेल्स ने आपको पैसा दे दिया है। तो पैसा दे दिया है तो हरी सेल्स को देखिए कितने का माल बेचा था, एक बार जरा देख लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हरी सेल्स जो था, गुड्स सोल्ड टू हरी सेल, 12,000 रुपये का माल, ठीक है भैया, 12,000 का माल बेचा था। फिलहाल उसने 10,000 रुपये दिए हैं हमको। आगे देखते हैं 2,000 का क्या होता है। तो 12,000 का माल पहले बेचा, अभी उसने 10,000 का भुगतान किया है, तो जितना भुगतान किया रिसीव कीजिए। तो मैसर्स हरी सेल्स, ये पहला अकाउंट हो गया। रिसीव फ्रॉम हरी, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको नकद में ट्रीट करूंगा कि भैया केस में पेमेंट किया होगा।
तो पहला जो अकाउंट मिला मुझे नकद का अकाउंट मिला, दूसरा जो मिला वो मेसर्स हरी सेल्स का अकाउंट मिला। आपको पूरा मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली लिखना है, ठीक है भैया। तो मेसर्स हरी सेल्स लिखना है, ये हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। अकाउंट मिल गए, अब क्या करेंगे, अब जल्दी से रूल लगा दीजिए, गोल्डन रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। कैश का जो अकाउंट है वो हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, कैश का जो अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है कि जब भी ये कम्स इन वाली स्थिति में होता है, कम्स इन या गोज आउट, ये दो स्थिति रियल अकाउंट के साथ में हमेशा होगी। तो जो नकद है, देखिए हरी सेल्स ने हमें भुगतान किया है, रिसीव फ्रॉम मतलब कम्स इन यानी कि डेबिट करना है। बात करेंगे हरी सेल्स की, जो हरी सेल्स है ये जो है ये पर्सनल अकाउंट हो गया, या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर ये बता रहा है कि रिसीव फ्रॉम हरी सेल्स, उसने हमें दिया है, तो जो हरी है वो गिवर की पोजीशन में आ गया। आपको पूरा नाम लिखना है मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली, ठीक है ना भैया। और मैं इसके लिए इससे क्या कर रहा हूँ, चूंकि ये गिवर की पोजीशन में है इसके लिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी सेल्स। चलिए मैं जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। मुझे एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी सेल्स दिल्ली। ये आप पूरा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट है ना वो 10,000 रुपीज़ है, तो 10,000 रुपीज़ आपको डेबिट में लिखने हैं, 10,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट के अंदर लिखने हैं। 17 तारीख का ट्रांजैक्शन है, तो 17 जून का ट्रांजैक्शन है वो भी नोट कर लीजिए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये हो गया हमारा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये हो गया हमारा नरेशन। ट्रांजैक्शन की डेट नोट कर ली, अमाउंट नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लिख लीजिए। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। 20 जून का ट्रांजैक्शन है, ये 20 जून का ट्रांजैक्शन जरा सा आप रीड आउट कीजिए। 20 तारीख का ट्रांजैक्शन कहता है बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट। चलिए भैया, फर्नीचर खरीदा है, तो एक तो अकाउंट मिला फर्नीचर का, एक अकाउंट मिला फर्नीचर का। कहां से खरीदा है, फ्रॉम एसआर फर्नीचर, ब्रॉट फर्नीचर, ये अकाउंट मिला। एसआर फर्नीचर एक फर्म है जिससे हमने ये माल खरीदा है। एक अकाउंट हमें एसआर फर्नीचर अकाउंट मिल रहा है, एक फर्म का नाम है, वो भी लिख देता हूं एक बार के लिए। और फिर आपने अगेंस्ट चेक पेमेंट, आपने बैंक से भुगतान किया है। 3 अकाउंट मिल गए। क्या करना है, पहला काम मैंने आपको बताया, जब भी आपको ट्रांजैक्शन मिले बिना सोचे समझे सबसे पहला काम है उस अकाउंट के अंदर उस ट्रांजैक्शन के अंदर उन सभी अकाउंट को आइडेंटिफाई कर दिए जो ये दावेदारी करते हैं कि भैया हमें बुक्स में आना है। यहाँ पे 3 जनों ने दावेदारी की, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों अकाउंट नोट कर लीजिए, इनके ऊपर डेबिट क्रेडिट के रूल लगा लीजिए, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि कौन से अकाउंट को आगे लेके आना है और कौन से अकाउंट को एलिमिनेट करना है। क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाओगे तो आपको खुद ब खुद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर का जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम्स इन वाली स्थिति आएगी तो मैं इसे डेबिट करूंगा, और अगर ये फर्नीचर जा रहा होगा तो मैं उससे क्रेडिट करूंगा। हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर खरीदा है, मतलब फर्नीचर हमारी बुक्स में आया है, तो इसे मैं डेबिट करूंगा। इस तक तो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बैंक अकाउंट जो है मेरा, बैंक अकाउंट ये मेरा पर्सनल अकाउंट है,
और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन के अंदर वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमने बैंक से भुगतान किया है तो जो हमारा बैंक है वो गिवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए मैं क्रेडिट करूंगा। अब बात करते हैं जो एसआर फर्नीचर का जो अकाउंट है, ये अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। अब इसका रूल क्या है, या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या ये गिवर की पोजीशन में होगा। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्नीचर। एसआर फर्नीचर से आपने माल खरीदा है, तो जो एसआर फर्नीचर जो है वो इस क्वेश्चन में गिवर की पोजीशन में आ गया है। तो अगर फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर के एंगल से अगर बात करेंगे तो वो गिवर की पोजीशन में आ रहा है, परंतु हमने उसको भुगतान किया है, यानी कि उसने जो बैंक के अंदर पेमेंट भी हुआ है, यानी कि वो रिसीवर की पोजीशन में आ गया। रिसीवर गिवर, एसआर फर्नीचर रिसीवर की पोजीशन में भी है और गिवर की पोजीशन में है। क्या करेंगे, एडिशनल रूल नंबर 3। एडिशनल रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज का अगर दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो जाए, एक्सचेंज का यानी कि गिव और टेक वाली रिलेशनशिप अगर एक ही ट्रांजैक्शन में खत्म होती है तो हमें उस अकाउंट को कभी भी बुक्स में आगे कैरी नहीं करना है। ये रूल लगा दीजिए। जैसे ही रूल लगाए खुद ब खुद कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये एडिशनल रूल नंबर 3 की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे अकाउंट जिनके पर्सनल अकाउंट जिनके साथ गिवर और रिसीवर के ट्रांजैक्शन का दोनों ही एक्सचेंज पार्ट, दोनों ही एक्सचेंज मतलब एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, उस अकाउंट को हम बुक्स में कभी कैरी नहीं करते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है भैया, चलिए आप नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। मैंने एंट्री करनी है अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे बैंक से भुगतान हुआ है। अमाउंट देखिए कितना इन्वॉल्व है, 22,400। तो दोनों ही अमाउंट को आपको डेबिट में भी लिख दीजिए, 22,400 और 22,400 आप लिख दीजिए क्रेडिट के अंदर। डेट जो है वो 20 जून की है, वो भी नोट डाउन करना नहीं भूलना है। बीइंग फर्नीचर परचेज हो गया, सफिशिएंट है। बीइंग फर्नीचर परचेज। देखिए जल्दी जल्दी लिखते समय अगर कोई स्पेलिंग गलत होती है तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप उतना तो जानते होंगे, तो स्पेलिंग को लेकर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। जो भी स्पेलिंग हो या नरेशन को लिख के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन अपनी लैंग्वेज में कर लीजिए। और चूंकि मैं खड़े खड़े स्पीड से लिखने की कोशिश करता हूँ तो कई बार कोई अल्फ़ाबेट मिस हो जाता है, तो उसको आप ज़्यादा सीरियसली कृपया ना लें। बात करूँगा मैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। 27 जून 27 तारीख का ट्रांजेक्शन है भैया, जरा पढ़ लेते हैं क्या कहता है 27 तारीख का ट्रांजेक्शन। ये कहता है पेड रेंट बाय चेक, रेंट का भुगतान किया है, चेक से भुगतान किया। तो एक तो अकाउंट मिल गया रेंट का अकाउंट, और दूसरा जो मिल गया वो मिल गया बैंक का अकाउंट। चेक से भुगतान हुआ है तो जो एक अकाउंट मिला वो रेंट का अकाउंट मिला, एक मिला मुझे बैंक का अकाउंट। अब जो रेंट की बात करेंगे, ये जो है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए और इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। तो मेरे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये बिजनेस के लिए जब हमने रेंट का भुगतान किया है तो बिजनेस के लिए जो रेंट होता है वो बिजनेस के लिए होता है खर्चा, और खर्चा होगा यानी कि मुझे उससे डेबिट करना पड़ेगा। मैं बार बार रूल क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 15 इलुस्ट्रेशन और 20 क्वेश्चन, मतलब लगभग 35 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15 ट्रांजेक्शन है। तो मैं 12 एवरेज पकड़ लो, 13 ट्रांजेक्शन को भी मैं एवरेज पकड़ता हूँ, यानी कि 455 ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे
तो मैं फॉर 50 टाइम, और हर ट्रांजेक्शन में एवरेज एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, यानी कि 900 टाइम्स, 900 बार मैं आपको रूल बताऊंगा। तो आपकी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट करोगे तब तक आपके जो रूल है इतने दिमाग में बैठ जाएंगे कि जैसे बचपन में आपको याद रखना पड़ता था 1 2 3 4 5 याद रट्टा मारना पड़ता था, बार बार याद करना पड़ता था, पर वो इतनी बार याद किया कि अब कोई रात को 12 बजे भी उठाता है आपको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप गिनती बोल सकते हो। तो मैं इन रूल्स को इतनी बार रिपीट कराऊंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आगे की हमारी पूरी दुनिया, हमारे जो आगे की जो पूरी जर्नी है जर्नल की, उसके अंदर जो पहला स्टेप है वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहां गलती कर दी तो भैया पूरा अकाउंट गलत ही होने वाला है। तो लगभग 900 टाइम्स मैं आपको रूल रिपीट करने वाला हूं, जिससे कि आपको ये स्थिति हो जाएगी कि कोई रात को आपको 12 बजे उठाएगा ना और पूछेगा ट्रांजैक्शन, आप फटाक से बोलोगे कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये अकाउंट को लाना है और ये रूल है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने डेबिट करना है रेंट अकाउंट में बैंक की बात करूंगा। तो जो बैंक अकाउंट है वो मेरे लिए है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट जो होता है या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे मेरे बैंक से भुगतान हुआ है, मेरे बैंक से भुगतान हुआ है, इस वे से बताने का ये भी फायदा है कि आप उस वे को समझ पाओगे जिस वे से हमें रूल लगाने होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैंक से भुगतान किया है तो इसके लिए इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। नोट क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए भैया नोट कीजिए आप जल्दी से। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए अमाउंट जो इन्वॉल्व है डेबिट के अंदर वो 28,000 रुपीज़ है, क्रेडिट में भी 28,000 रुपीज़ है। नरेशन से डेट जो है वो 27 मई की है, वो भी आप जून की है, सॉरी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड। चलिए बीइंग रेंट पेड, ये मेरा हो गया नरेशन इस ट्रांजेक्शन का। आप कीजिए जल्दी से नोट, मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन मेरा क्या कहता है जरा देखते हैं। वो है मेरा 27 का ही ट्रांजेक्शन है। चलिए 27 डेट का ही ट्रांजेक्शन है। ये डेट क्या ट्रांजेक्शन क्या करता है, सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस, इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस। चलिए भैया जो प्रोप्राइटर था उसने अपनी कार बेच दी और उससे जो पैसा मिला उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। सोल्ड द पर्सनल कार, भैया उसने कार बेची है तो दो बातें हो गई। पहले ट्रांजैक्शन में उसने अपनी कार बेची है, अपनी पर्सनल कार बेची है, फिर जो पैसा मिला उसको बिजनेस में लगाया है, फिर जो पैसा मिला उसको उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो पहले ये बताइए जो पर्सनल कार को उसने बेचा है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? ये मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं इसे नोट नहीं करूंगा मेरी जर्नल के अंदर। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि पैसा आया है, वो कहां से आया है, कार बेच के आया है, ज्वेलरी पे पर्सनल कोई लोन लिया है, पर्सनल सोर्स से लाया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो इन्वेस्ट द अमाउंट इन बैंक बिजनेस, यानी कि बिजनेस ओनर ने अपनी कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस किए और कैपिटल लगाई है। और जो दूसरा जो अकाउंट है वो अकाउंट हो गया मेरा कैश का अकाउंट, नकद का अकाउंट। बिजनेस ओनर जब भी पैसा लगाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब बिजनेस स्टार्ट हो उसी दिन वो पैसा लगाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो ड्यूरिंग द ईयर जब भी रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस की, वो टाइम टाइम पे पैसा लगा सकता है।
तो ऐसा कहीं नहीं है कि कैपिटल हमेशा जब बिजनेस स्टार्ट हो तभी लगाए, जैसी जरूरत हो वैसी। अब मुझे इस बात में भी ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो कहाँ से पैसा लाया है, वो किसी भी अपने पर्सनल सोर्स का यूज़ करके पैसा मेरी बिजनेस में लाया है, मेरे लिए वो कैपिटल है, मेरे लिए वो कैपिटल है। और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ मेरा प्रोपराइटर का जो पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, वो गिवर की पोजीशन में है। यहाँ पे जो प्रोपराइटर है, ये मेरा प्रोपराइटर है, वो गिवर की पोजीशन में है, उसने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, वो गिवर की पोजीशन में हो गया, इसके लिए मैं उसको क्रेडिट करने वाला हूँ। बात करूंगा नकद का अकाउंट। नकद का जो अकाउंट है वो मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया, या तो कम्स इन वाली स्थिति होगी, बिजनेस में आएगा, या गोज आउट वाली स्थिति होगी, ये पैसा बिजनेस से जाएगा। यहाँ पे प्रोपराइटर ने पैसा लगाया है, यानी कि मेरा जो बिजनेस है, मैंने कहा पर्सनल अकाउंट के अलावा सारे के सारे अकाउंट होते हैं, उनको बिजनेस के एंगल से सोचना है। तो मेरे बिजनेस में पैसा आया है, तो मेरे बिजनेस में पैसा जब आएगा तो मैं कहूँगा कम्स इन, यानी कि मुझे उसे डेबिट करना होगा। और प्रोपराइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको मैं मेरी बुक्स में रिकॉर्ड भैया नहीं करूँगा। मुझे एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए, मुझे एंट्री मिल गई कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 80,000 रुपीज़ मुझे डेबिट करना है और 80,000 ही रुपीज़ मुझे क्रेडिट करना है। 27 जून का ट्रांजैक्शन है, उससे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, मेरे लिए नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। चलिए, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये सफिशिएंट है मेरे लिए, चल जाएगा, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो ये कहाँ से आया है पैसा, मैं फर्दर आके लिख सकता हूँ बीइंग पर्सनल कार सोल्ड, और पर्सनल कार सोल्ड की है, ठीक है ना, और वहाँ से पैसा लाया है। रेफरेंस के लिए लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ूँगा। 27 जून का ही ये ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन क्या कहता है, जल्दी से आप रीड कीजिए। चलिए, ये ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दिस गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। बहुत बढ़िया भैया, जो कुछ आपका गुड्स है वो खराब हो गया है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर द्वारा नष्ट हो गया। और खुशखबरी ये है कि आपने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा है। तो यहाँ मेरा अकाउंट जो है, पहली बात ये होता है कि ध्यान रखिए, हालांकि ऐसे ट्रांजैक्शन पहले आ चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में किया यूज ऑफ गुड्स, गुड्स का अदर यूज क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे डिटेल में हम कर चुके हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हमेशा हमारी कॉस्टिंग पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, कभी भी उसकी सेलिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि कॉस्टिंग ₹2000 गुड्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 3000, वो 3000 में बिकता, अगर अभी नहीं बिका ना भैया, तो सेलिंग प्राइस को नहीं लेना है, कॉस्टिंग को ही लेना है। तो अमाउंट आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने से रिकॉर्ड करना है, अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्ट्रॉयड बाय फायर का मतलब हो गया लॉस बाय फायर, ये मुझे एक अकाउंट मिल गया। दूसरा जो अकाउंट मिला गुड्स कॉस्टिंग, ये गुड्स का अदर यूज हुआ है, बहुत डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, लगभग 2 घंटे में हमने एक और टॉपिक कवर किया था, बहुत डिटेल्ड कवर कर चुका हूं, 2 बार कवर कर चुका हूं। तो वहां देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर हमने कहा था कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो परचेज का फिगर है उसको हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि जो परचेज का अकाउंट है उसको रिवर्स करेंगे। तो जो दूसरा अकाउंट हो गया वो मेरा परचेज का अकाउंट हो गया। जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप
यूज ऑफ अदर यूज ऑफ गुड्स को आप डिटेल वीडियो को डिटेल्ड में देख के आइए, फिर अब यहाँ से आगे और अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि इस कंसेप्ट को परचेज को क्यों लिया है मैं यहाँ नहीं डिटेल डिस्कस करता, ऑलरेडी मैं 3 से 4 घंटे की वीडियो 2 सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ। तो जो दूसरा अकाउंट मेरा परचेज का अकाउंट मिला, ये परचेज का क्यों अकाउंट लेके आया हूँ वो मेरे लिए आपको यहाँ बताना संभव नहीं है। एक बार थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लीजिए और अदर यूज ऑफ गुड्स में जल्दी से आप चेक करके आ जाइए। चलिए बात करेंगे लॉस बाय फायर। ये मेरे लिए कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको लॉस हुआ है, इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा है, तो मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ये मेरा रूल है। परचेज का जो अकाउंट है, परचेज का अकाउंट है वो भी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। परचेज भी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट किए जाते हैं, इनकम और रेवेन्यू क्रेडिट किए जाते हैं। अगर एक्सपेंसेस बिजनेस के बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं। वहां मैंने लाइन ऐड की थी कि जहां खर्चे आपके इंक्रीज होंगे उस केसेस में डेबिट करेंगे, परंतु बुक्ड खर्चे को अगर आप रिड्यूस करते हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज के अमाउंट को रिड्यूस करना है, पहले से डेबिटेड अमाउंट को घटाना है, वहां से हटाना है, तो नेचुरल हमेशा डेबिट होता है। वहां से हटाने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। डिटेल कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं क्यों क्रेडिट करता हूं। जब भी खर्चे इंक्रीज होंगे, जब भी मैंने वर्ड कहा लॉसेस को डेबिट करो या इनकम को लॉस एक्सपेंसेस को डेबिट करो, मींस वहां मीनिंग हुआ कि खर्चे बिजनेस के इंक्रीज हो रहे हैं। यहां खर्चे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ऑलरेडी एक इंक्रीज खर्चे को घटाना है, इसके रिवर्स डालना है, इसके लिए मैं इसको क्रेडिट करूंगा। मीनिंग ये हुआ, समझिए बहुत सिंपल है। मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट था परचेज का, वहां से मैंने निकाला और प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। देखिए एक अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, यहां से बैलेंस हटा दिया क्योंकि मैंने कहा परचेज का जो अकाउंट है उसमें सिर्फ वही माल आएगा जो स्पेसिफिकली आपने बिजनेस के पर्पज के लिए, जब आपने खरीदा था आपको पता नहीं था लॉस होगा, तो उसको आपने परचेज में डाल रखा था। अब मैंने उस हेड से यहां से रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब पहले मैंने उसको डेबिट किया था, वापस क्रेडिट कर दिया, मतलब मैंने परचेज अकाउंट से उसको निकाल दिया, रिवर्स किया, मतलब वहां से कम करके। सही हेड क्या था? ये हेड था लॉस वाला, जो पीएनएल में जाएगा, आगे बताएंगे। तो उसको ट्रेडिंग से निकाल के पीएनएल में शिफ्ट कर दिया। इसको मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा आगे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो यहां से इसको निकाल के मैंने यहां डाल दिया, तो मेरी एंट्री हो गई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। चलिए कोई ना, जल्दी से आप नोट कीजिए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो कितना है भैया? कॉस्टिंग पे हमेशा रिकॉर्ड होगा ये 2000 रुपये आपको लिखने हैं डेबिट, 2000 लिखने हैं आपको क्रेडिट। बीइंग गुड्स लॉस्ट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग द्वारा भैया जल गया, ये उसके लिए हमें नुकसान हो गया। 27 जून का ट्रांजैक्शन है, वो भी आप डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या किया? ट्रेडिंग से निकाला और पीएनएल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। डिटेल में आगे जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ट्रांजैक्शन। बात करूंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? तो 30 जून, ओके 30 जून का ये ट्रांजैक्शन है। 30 जून का ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। ये कहता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, ध्यान रखना। अगर प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस पेमेंट किया होता तो हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, हमने कहा था वो आपकी ड्राइंग है, पर यहां बात है हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एसेट्स होती है वो क्या होती है? हमारे एम्प्लॉई। एक बिजनेस कैसे रन होगा
कैसे चलेगा? ये आपकी जो सबसे बड़ी वेल्थ होती है वो होती है आपके एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट्स जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है और उनके लाइफ इंश्योरेंस खुद के बिहाफ पे करा देती है। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भुगतान करती है इंश्योरेंस का। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट्स ये काम करती है। तो हमारे बिजनेस के लिए वो क्या है? हमारे बिजनेस के लिए है एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है। याद रखना, अगर प्रोप्राइटर के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो हमारी ड्राइंग कहलाएगी। परंतु चूंकि हमने हमारे एम्प्लॉयज के भुगतान किया इंश्योरेंस का, तो ये हमारे बिजनेस का खर्चा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो पहला अकाउंट मिला वो मिला इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ये पहला अकाउंट मिला। और भुगतान कैसे किया है भैया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसको नकद में ट्रीट करूंगा। तो जो सेकंड अकाउंट हो गया वो मेरा कैश का अकाउंट हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो है हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कीजिए, इनकम या रेवेन्यू को आप क्रेडिट कीजिए। और हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का भुगतान किया है, उनके लाइफ इंश्योरेंस का भुगतान किया है, हमारे बिजनेस का खर्चा हुआ है, इसके लिए मैं उसे डेबिट करने वाला हूँ। बात नकद की करूँगा तो जो नकद है वो एक रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में आ रहा होगा तब तो डेबिट करूँगा, परंतु गोज आउट वाली स्थिति है तो चूंकि मैंने प्रीमियम का भुगतान किया है तो यहाँ पे मैं इसे क्रेडिट करूँगा। ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ से नकद गया होगा। तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लिख सकते हो या एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। एम्प्लॉयज इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो या खाली इंश्योरेंस अकाउंट भी, डिपेंड करता है आपके बिजनेस में। और भी बहुत सारे अगर इंश्योरेंस आते हैं तो आप एम्प्लॉयज इंश्योरेंस लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डेबिट क्या करना है? एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, क्रेडिट हो जाएगा नकद। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं एंट्रीज कर लेता हूं। एम्प्लॉयज आपको पूरा लिखना है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट जो है वो 5000 रुपीज इन्वॉल्व है, 5000 डेबिट करना है, 5000 क्रेडिट के कॉलम में आपको लिखना है। चलिए भैया, बीइंग एम्प्लॉयज इंश्योरेंस पेड, स्पेलिंग देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। पेड 30 जून का पेमेंट है, 30 जून के ट्रांजैक्शन को नोट कर लीजिए। जल्दी से आप ट्रांजैक्शन को नोट कीजिए, मैं बढ़ूंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। तो भैया महीना एंड हुआ है तो सैलरी भी भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, 30 जून का ट्रांजैक्शन है, सैलरी पेड। तो पहला अकाउंट सैलरी का अकाउंट हो गया। कैसे पेड किया होगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नकद में भुगतान किया होगा। तो जो कैश का अकाउंट है, और कैश का अकाउंट क्या हो गया हमारे लिए? कैश का अकाउंट हो गया हमारे लिए रियल अकाउंट। तो चलिए ये हो गया भैया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? बिजनेस में अगर आएगा उसे करेंगे डेबिट, जो बिजनेस से जाएगा उसे करेंगे क्रेडिट। हमने सैलरी का भुगतान किया है, इसका मतलब हमने सैलरी का भुगतान किया है मतलब हमारे यहाँ से बिजनेस से केस गया होगा, और गया होगा तो मैं इसे तो क्रेडिट कर दूंगा। बात करूंगा सैलरी। सैलरी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी मेरे लिए कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट है। चलिए भैया, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, डेबिट करूंगा, रेवेन्यू और इनकम को क्रेडिट करूंगा। अब जो सैलरी का भुगतान किया बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा हो गया, और खर्चा हो गया इसका मतलब मैं उसे क्या करने वाला हूं? मैं उसे डेबिट करने वाला हूं। एंट्री क्या मिली? सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए अमाउंट कितना इन्वॉल्व है देखिए, 20,000 रुपीज डेबिट के अंदर है, 20,000 रुपीज क्रेडिट के अंदर है। जल्दी से नोट कर लीजिए। साथ में ट्रांजैक्शन की डेट है 30 जून की, वो भी आप लिख लीजिए। बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया हमारा नरेशन। बीइंग सैलरी पेड, ये हो गया हमारा नरेशन। अब मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं बढ़ जाता हूं अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन कुछ नहीं कहता है, अगला ट्रांजैक्शन कहता है क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं।